हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल मास विद मास्टर पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप थंबनेल देख के आ रहे हो, क्लास 12वीं का भौतिक विज्ञान का सीरीज चल रहा है, एक नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों का। और हाँ, ऐसा नहीं खाली एक नंबर देंगे, और यहाँ से बड़े बड़े फाउंडेशन तैयार होते हैं। और मास्क वाला मास्टर इसीलिए पढ़ाता है ताकि बच्चा मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन कर सके। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम लिए हुए, आपकी पढ़ाई का भरपूर ध्यान देते हुए, क्योंकि एग्जाम का डेट निश्चित हो चुका है। 22 फरवरी से आपका पेपर है और आप जम के तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मास्टर उम्मीद करता है। और हमारी उम्मीद पर आप खरेंगे उतरेंगे, और आपके इस पढ़ाई से ही आपका जो जीवन है ना संवरने वाला है। तो चलते हैं लेके आपको पहले वाले प्रश्न के ऊपर मित्रों। लेकिन आपको बता दे पहले ना, हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको जानते हो? अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि हमने पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़ लिया? गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट को मित्रों। अब यहाँ पे आपको सवालों का मिलने वाला है जखीरा, यानी कि बहुत से सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, या हमारे अंतर्मन से पूछे जाने वाले हैं, या इस कैटेगरी का सवाल बनने वाला है। उम्मीद करेंगे आप बढ़िया से बढ़ेंगे, और हाँ, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जहां पे मैं छोड़ दूंगा कैलकुलेशन को, वहां से आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखो, यहां पर मैं आपके सामने प्रश्नों को ला दिया हूं मित्रों। तो पहला वाला सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या होगा? तो सवाल नंबर पहला हम जा रहे हैं सॉल्व करने मित्रों। सवाल नंबर पहला जो सॉल्यूशन होगा ना इसका, मैं आपको बताता हूं मित्रों। वी, अभी हम बोलेंगे बिकॉज जो VRMS है, वर्ग माध्य मूल मान जो है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है 220 वोल्ट की है। शिखर मान पूछ रहा है V नॉट का मान, तो आप जानते हो बिकॉज VRMS इक्वल टू होता है V नॉट बाई रूट 2 होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? V नॉट बराबर क्या? VRMS गुणे रूट 2 बन जाएगा। अरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ये 220 कर्णिम 2 वोल्ट आपका आएगा, ये आंसर बन जाएगा मित्रों। पहला वाला सवाल लग गया। दूसरा क्या बोलता है? प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मानते आप क्या समझते हैं? अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा। हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एक चक्कर में एक बार उठती है और एक बार गिरती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, अपने एक चक्कर में एक बार उठती है और एक बार गिरती है, और उठने गिरने में 2 बार उच्चतम वैल्यू को प्राप्त करती है। इसी उच्चतम वैल्यू का नाम क्या? वो धारा का शिखर मान या धारा का आयाम बोलते हैं। यहां से यहां तक धारा का आयाम बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा अपने एक चक्कर में एक बार उठती है और एक बार गिरती है, और उनके उठने और गिरने के उच्चतम मान को धारा का शिखर मान बोलते हैं। ये देखो I नॉट है प्लस का, और ये I नॉट आपका किसका बोलो? माइनस का मित्रों, ठीक है ना, याद रहेगा। सवाल नंबर तीसरा यहां पे लिखा है, मैं तीसरा यहां लगाने जा रहा हूं। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान रूट 2a है। जो धारा का शिखर मान दिया है I नॉट मित्रों, ये दिया है आपका I नॉट है। हम बोलेंगे जो गिवन है ना, वो क्या बोलो? I नॉट की वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है बोलो? रूट 2a दिया गया, ठीक है ना। और कह रहा है वर्ग माध्य मूल मान निकालो। यार IRMS का मान निकालना है, कोई बात नहीं, फिर से बोलेंगे बिकॉज IRMS बराबर क्या होता है? I नॉट बाई रूट 2 होता है। तो I नॉट का मान क्या है? रूट 2a अपान रूट 2, रूट 2 कट जाएगा तो आएगा a आपका आएगा, यानी कि a आपका आंसर बन जाएगा। अरे एम्पियर आगे लिख लो, आप हिंदी में एम्पियर लिख लो मित्रों, या अंग्रेजी में लिख लो, क्या दिक्कत है? तो सवाल नंबर 3 भी आपको खत्म होता हुआ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पर बच्चों। और अगला वाला क्वेश्चन कहता है, देखो सामने लिखा हुआ है, एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 स्क्वायर रूट दिया है 2 में। आपका सॉल्यूशन है कौन सा वाला? फोर्थ वाले का, जो दिया है E का मान दिया है 240 और क्या स्क्वायर रूट 2 है, और क्या बोलो? साइन 300 पाई टी। विभव का वर्ग माध्य मूल मान निकालना, आवृत्ति निकालनी है। कोई बात नहीं मित्रों, आप जानते हो ना, ये होता है E नॉट, हम जानते हैं बिकॉज जो मेन समीकरण होता है E बराबर E नॉट क्या? साइन ओमेगा टी होता है। तो E नॉट का मान दिया है, तो E नॉट का हम बोलेंगे इससे
ई नॉट का मान मिल जाएगा आपका 240 कर्णिम 2 मिल जाएगा। हम बोलेंगे चूंकि ई आर एम एस जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट बाई रूट 2 होता है, तो ई नॉट का मान 240 कर्णिम 2 बटे कर्णिम 2 कट जाएगा, ये आपका आएगा 240 वोल्ट आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है आवृत्ति निकालनी है, कोई बात नहीं बच्चों, ये देखो ओमेगा है, ये क्या बोलो ओमेगा बराबर 300 पाई। और हम बोलेंगे तुलना से एक बात और मिली है, क्या मिली है, तुलना से एक बात और मिली है, ओमेगा बराबर 300 क्या बोलो पाई, और ओमेगा बराबर क्या 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ बराबर क्या 300 पाई। तो जानते हो पाई से पाई कट जाएगा, एफ का मान कितना आएगा, भाग देंगे 150 हर्ट आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर 300 पाई तुलना करने पर मिल गया, ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है, आराम से आपका मान निकल जाएगा आपका 150 हर्ट्ज। सवाल नंबर चौथा मित्रों आप ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें के ऊपर। सवाल नंबर 5वां क्या बोलता है, आप पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, जल्दी में नहीं चल रहे हैं, लेकिन पेपर तो करना ही है। 5वां है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है, आई बराबर क्या 4 साइन, और यहाँ पे 100 पाई रहेगा, 100 पाई टी माइनस 0 दिया है, कोई बात नहीं, धारा का आवर्तकाल निकालना है। अरे भाई फिर से हम बोलेंगे, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन क्या होता है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई होता है। तो आप तुलना कर लेंगे, तुलना अगर करेंगे ना तो क्या आएगा आपके पास, तुलना से आएगा ओमेगा बराबर क्या 100 पाई आएगा, ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा का मान क्या 2 पाई एफ बराबर क्या 100 पाई आएगा। ये देखो ये कट जाएगा, ये आएगा 50, एफ का मान आपका आएगा 50 हट जाएगा। और क्या पूछे आवर्तकाल ना, और एफ बराबर क्या होता है 1/t होता है, तो यह 1/t बराबर 50 हर्ट्ज। और जानते हो सॉल्व करोगे तो t बराबर 1/50 क्या सेकंड आ जाएगा, तो t बराबर अगर दशमलव लगाएंगे एक जीरो पाएंगे यानी कि 0.02 सेकंड आएगा आपका। अरे भाई ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, एफ निकल जाएगा, तो एफ बराबर आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है मित्रों। अब देखो सवाल नंबर 6 क्या बोलता है, सवाल नंबर 6 बोलता है एक प्रत्यावर्ती पूर्णता का समीकरण v बराबर क्या दिया है बोलो 100 करणी में 2 साइन, और यहाँ पे दिया है 100 पाई इंटू टी दिया है, कोई बात नहीं, वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति निकालनी है। अरे भाई ये क्या है बोलो, ये वी नॉट है, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है बोलो वी नॉट बाई रूट 2 होता है, तो वी नॉट का मान 100 कर्णिम 2 बटे कर्णिम 2 एक कट जाएगा, ये आएगा 100 वोल्ट आपका आएगा, वी आर एम एस आ गया। और क्या पूछे आवृत्ति ना है क्या बोलो ओमेगा, एंड बोलेंगे ओमेगा बराबर क्या बोलो 100 पाई, और जानते हो 2 पाई एफ बराबर क्या 100 पाई, पाई पाई कट जाएगा, तो एफ का मान क्या आएगा, एफ का मान 50 हर्ट्ज नहीं आ जाएगा। तो सवाल नंबर 6वां आराम से लग गया। एक ही फार्मूला है जो बार बार काम कर रहा है, एग्जाम में हर बार ये पूछा भी जाता है, तो फायदा पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, दिक्कत बढ़ानी नहीं है, दिक्कत घटानी है, तो आज से अभी से लगना पड़ेगा। आप जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट में, चलता हूं सवाल नंबर 7वें के ऊपर मित्रों। सवाल नंबर 7वां बोलता है कि तरक्की करना है, नाम करना है, देश का नाम रोशन करना है, बगल वाले का भी नाम रोशन करना है, मम्मी का पापा का सबका नाम रोशन करना है। अब सवाल को पढ़ते हैं मित्रों, कहता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ में दर्शाइए। अरे भाई क्या बोलता है, पहली बात तो आप ये जानो ना कि प्रेरण जो प्रतिघात है एक्सल बराबर क्या होता है बोलो ओमेगा एल होता है, कोई बात नहीं है। तो आप क्या जानते हैं यहाँ पे एक्सल बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ इंटू एल। तो आप देख रहे हैं ना एक्सियल यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू एफ चल रहा है, यानी एक्सियल और एफ के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए मित्रों तो ये क्या बनेगा सीधा ग्राफ बनेगा। एंड यहाँ पे क्या बोलता है धारतीय प्रतिघात वाला, तो ये एक्सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c होता है, तो एक्सी बराबर 1/ओमेगा बराबर 2 पाई एफ सी होता है। यहाँ पे एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/f आएगा, ये उल्टा चल रहा है तो क्या होगा जानते हो, ये मान लो एक्सी और एफ है, तो जब रेसिप्रोकल में आते तो ऐसे जाते हैं मित्रों, है ना जी। दोनों ग्राफ बड़े शानदार है, प्रोपोर्शनलिटी वाले में सीधा जाएगा और जो रेसिप्रोकल चल रहा है वहां पे एक कर्व बनाएगा। ये सवाल नंबर जो 7वां है ना मित्रों, देखने में तो बड़ा लग रहा था यार, लेकिन बड़ा है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और हम टाइम आपको देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का मित्रों। अब सवाल नंबर जो 8वां है वो कह रहा है एक एलटी परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। अनुनाद माने क्या होता है, एक्सल बराबर क्या होता है बता जानते हैं एक्सी होता है मित्रों। और एक बात और जान लो
यहाँ पे VL बराबर क्या होता है बोलो, VC होता है, तभी ऐसा होने वाला है। यदि C बराबर दिया है, C बराबर 1 गुणे C का मान दिया है यहाँ पे, C बराबर क्या 1 गुणे 10 पे घाते -6, 1 गुणे 10 पे घाते -6 फैरड है ना जी। एंड L का मान क्या दिया है बोलो, L का मान 0.25 क्या हेनरी। तो परिपथ में दोलन की आवृत्ति याद कीजिए। तो एक बात जानो ना, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, कोई बात नहीं है, एक्सएल क्या होता है, ए होता है ओमेगा एल होता है, और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। तो अगर देखा जाए गुणा करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LT हो जाएगा। और जानते हो क्या निकालना है, दोलन की आवृत्ति निकालनी है ना मित्रों, कोई बात नहीं यार। और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, अच्छा रहने दो अभी, ओमेगा बराबर 1/करणी में LT हो जाएगा, ये 2πf होता है, 1/करणी में LT हो जाएगा। f का मान क्या 1/2π, करणी में क्या LT आएगा ही आएगा। अब करना है क्या, L का मान दिया है, C का मान दिया है, रख लो फटाक से, करना है E है ना। अब तो यह बराबर क्या आएगा, f बराबर आपका आएगा 1/2π, और करणी में क्या L का मान जो आपका दिया 0.25 हेनरी, और C का मान क्या दिया है 10⁻⁻6 फैरड। आप इनको चालू करो, मैंने कहा था ना कॉपी कलम लेके बैठो है ना जी। मम्मी पापा तुम्हारे कॉपी कलम तुमको खरीद के दिए हैं तो लेके बैठो, सवाल शांति से लगाओ और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो चलते हैं सवाल नंबर 9 के ऊपर। और सवाल नंबर 9 किफायती तो है लेकिन पीछे कई बार बता दिया गया है। देखो ये याद कर लो यार, आरसी का विमीय समीकरण निकालिए कि आर प्रतिरोध है और सी धारिता है। तो आरसी जानते हो, आरसी क्या है, आरसी वास्तव में टाइम है। ये बात कई बार आपको बता दी गई है, पिछले वाले वीडियो में बोला गया था आरसी क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब कि जो विमीय सूत्र होगा ना, जो विमीय समीकरण होगा, तो आरसी का क्या बोलेंगे, जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा जानते हो, ये होगा m0 L0 t पर पावर यानी t1 हो जाएगा। ये आपको अपने माइंड में सेट करना, आरसी इक्वल टू मतलब समय होता है मित्रों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर। 10वां बोलता है मित्रों, यदि आर प्रतिरोध और सी धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि आरसी का मात्रक सेकंड होता है। अब वही बात फिर से आ गई यार, बोलता है जो आर है वह क्या बोलो प्रतिरोध है, और जो सी है वो क्या बोलो धारिता है। सी क्या बोलो धारिता है। तो कह रहा है सिद्ध करो कि जो आरसी का मात्रक सेकंड है। कोई बात नहीं यार, हम क्या बोलते हैं Q बराबर सी भी होता है, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ पे जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आराम से Q बराबर IT भी तो होता है ना, IT और C भी हो जाएगा। तो C बराबर क्या IT/V हो जाएगा। एंड आप जानते हो ना R बराबर क्या होता है, V बराबर IR, तो R बराबर क्या V/I होता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो, दोनों गुणा कर लो यार, 1 गुणे 2 से अगर करोगे ना तो ये आपका आएगा RC आएगा बराबर IT/V और गुणे क्या V/I, I कट V कट जाएगा। देखो T है बचा ना, तो T क्या है समय है, तो इसका मतलब ये क्या बोलना मात्रक सेकंड ही तो होगा। आरसी का मात्रक क्या होगा बोलो सेकंड हो जाएगा। लिखो आराम से नीचे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 11वां क्या बोलता है मित्रों। सवाल नंबर 11वां बोलता है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तो वह सामर्थ्य कितनी होगी। कोई बात नहीं सर, अगर आपको मैं बता दूं फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या VRMS इंटू क्या बोलो IRMS इंटू cos फाई होता ही होता है। और आपको एक बात और जान जाओ यार, फाई क्या बोलो कलांतर है। अगर केवल लगा होगा संधारित्र ना तो धारा और विभव के बीच का जो कलांतर होता है 90 डिग्री। यहाँ पे धारती वाले में क्या होता है, धारा विभव से 90 डिग्री आगे चलती है, तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है ना, तो cos 90 का मान 0, तो पावर का मान 0 आएगा। यानी कि पावर जो यहाँ पे आ रहा है ना, शक्ति व्यय जो आ रहा है वो 0 आएगा मित्रों। ये याद रखना, cos फाई क्या होता है कलांतर होता है, और कलांतर धारती वाले में धारा और विभव के बीच का 90 डिग्री आता है। अब यहाँ देखो धारा 90 डिग्री आगे होती किसे बोलो विभव से होती है। अब यहाँ देखो सवाल नंबर 12 क्या बोलता है, एलटीआर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। एलटीआर में देखो एक्सएल भी आएगा, एक्सी भी आएगा और आर भी आएगा। तो जो आर नेट आता है, जो आर नेट होता है जेड बोलते हो बेटा, तो जेड बराबर क्या स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस लगा दो यहाँ पे एक्सी का स्क्वायर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अरे हो सकता है एक्सियल बड़ा हो तो एक्सियल से घटा लेंगे, हो सकता है एक्सी बड़ा हो तो उसे घटा लेंगे, ठीक है ना। ये सवाल नंबर आपका 12वां हो गया मित्रों, आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 के ऊपर। सवाल नंबर 13 क्या बोलता है, यहाँ देखो ध्यान से,
सवाल नंबर 13 बोलता है दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अब दिया गया परिपथ कौन सा है, यहाँ पे शायद बनाया नहीं गया है, मैं देखता हूं कौन सा परिपथ है। यहाँ पे लिखा है 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। मैं बनाता हूं इसको। यहाँ पे देखो ए बना है आपका रजिस्टर, ए है 40 वोल्ट का, और यहाँ पे बना है आपका कैपेसिटर 20 वोल्ट का, और यहाँ पे इंडक्टर है कितने का, ये आपका 50 वोल्ट का। हाँ यही बना हुआ है, और ये अल्टरनेट जो भी है आपको दिया जा रहा है। कह रहा है आपको निकालना है स्रोत का विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है, जो V सोर्स का होता है ना फार्मूला, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ये आपका रजिस्टर इंडक्टर वाला है, ए एक्सियल का मान दिया, ठीक है ना, एक्सियल नहीं है, सब वोल्टेज है। ये आपका VL का मान दिया, VL का, और ये आपका VC का मान दिया है, और ये आपके VR का मान दिया। तो होता फार्मूला क्या है, VR का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ कौन बड़ा है, आपका VL बड़ा है, यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, सवाल लगाओ यार। VR का मान कितना हो दिया यहाँ पे 40 का स्क्वायर, और प्लस क्या VL का मान क्या बोलो 50, माइनस VC का मान क्या बोलो 20 का स्क्वायर। आपका होमवर्क है, सॉल्व करिए मित्रों। अब देखो सवाल नंबर 14 क्या बोलता है, मेरा काम था बताना, बता दिया ना। V ऑफ सोर्स क्या, स्क्वायर रूट ऑफ R का VR का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, मतलब कि होल स्क्वायर में क्या VL माइनस VC। अगर मान लो VC बड़ा होता तो VC से घटाना पड़ता है इनको बेटा, घटाओ कहीं से प्लस का ही आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 14 क्या बोलता है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, हम बोलेंगे LTR परिपथ में, LTR परिपथ मित्रों मान लो ये क्या है आपका I नॉट R है, यानी कि यहाँ V नॉट R जा रहा है, और यहां से इस वाले में ये V नॉट आपका C है, और ये V नॉट क्या बोलो L है। LTR परिपथ का ये क्या फेजर डायग्राम है, कला समंजक आरेख है। तो हम बोलेंगे जब क्या बोलेंगे V नॉट L बराबर क्या V नॉट C हो जाए, तो इसी स्थिति का नाम क्या बोलो अनुनादी स्थिति है। अभी भी हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं सवाल नंबर 15 पे, इससे शॉर्ट इसका जल्दी ले लो, मैं 15वां बोलता हूं वैसे ही। डिश धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं करा जाता, मतलब डिश धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं करा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, डिश धारा जो परिपथ है ना वो क्वाइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी नहीं, क्योंकि डिश धारा कांस्टेंट हो रही है मित्रों, और डिश वाली धारा कांस्टेंट होने के नाते चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करने वाली है, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करने वाली है तो निर्माण करेगी, समझो बात को, लेकिन बदल नहीं पाएगी, चेंजेबल नहीं हो पाएगी। आप जानते हो करंट कैरिंग वायर क्या होता है, चुंबक कहलाता है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं कर पाएगा उसको ना, निर्माण करेगा। हम बोलेंगे जो डिश धारा परिपथ है वो धारा बहेगी उसमें, और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, लेकिन वह वेरिएबल नहीं होता है, इसीलिए उसको ट्रांसफार्मर में उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अगला है एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है, यानी कि प्रेरकीय धारा परिपथ, अरे भाई कोई बात नहीं, प्रेरकीय धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज वाली कला होती है 90 डिग्री, फाई बराबर 90 डिग्री। और जानते हो यहाँ पे एक्सल बराबर क्या होता है बोलो ओमेगा एल, या एक्सल बराबर क्या 2 पाई एफ इंटू एल होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ बताना पड़ेगा, बताओ कौन आगे होता है, यहाँ पे आगे होता है विभव 90 डिग्री। धारती वाले में आ जाओ, धारती वाले में नाम से पकड़ो, धारा आगे होती है, और प्रेरकी वाले में आगे होता है कौन बोलो विभव आगे होता है 90 डिग्री, यानी कि धारा 90 डिग्री विभव से पीछे होती है, कालांतर 90 डिग्री का बनता है। और एक्सल और ओमेगा एल तो क्या होता है, ओमेगा का मान 2 पाई एफ इंटू एल होता है मित्रों। तो ये हमारा हो गया 16 सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने खत्म करे हैं, और बहुत बखूबी खत्म करे हैं, और बहुत ही तल्लीनता से खत्म करे हैं। आपने कॉपी लिया होगा, नोट्स लिया होगा, समझ में आपको आ भी गया होगा। तो अब चलते हैं मित्रों, शुरू करते हैं इसी ऊर्जा के साथ एक नया चैप्टर जिसका नाम होने जा रहा है, आप देख सकते हो नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग EMW को पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे खास करके आपको जवाब देना पड़ेगा सवालों का, जहां पे, और ये जो पूरा चैप्टर है लिखने ही वाला होता है, एक आध सवाल कहीं से आ जाते हैं तो याद करना पड़ेगा, याद नहीं होगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, ख्यालात आएंगे, सवालात आएंगे, और जानते हो और आगे फिर आएगा नाम रोशन करना है सबका, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो सवाल नंबर मित्रों पहला दिया है, प्रगामी वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। मैं हर बात को कहता हूं, लिखो पहले आराम से। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट बराबर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 टेस्ला दिया है। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, ई नॉट का मान ज्ञात करना बोलेंगे, क्योंकि सी बराबर क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट होता है, कोई बात नहीं,
ये सी क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग है, तो 3 गुणा क्या 10 पे घाते 8 बराबर ई नॉट का मान निकालना है, बी नॉट का मान 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 दिया है, गुणा करेंगे तो है तो कट जाएगा, ई नॉट का मान क्या आएगा 4.5 और न्यूटन पर कूलम आएगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक 4.5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल नंबर पहला हो गया खत्म यार, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं। अब यहां देखो आप अगला सवाल दिया है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा मैं यहां लगा रहा हूं और ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाया गया है तमाम सवालों के जवाब आपके देने के लिए, ताकि आप भी समझ सको और हम बता सकें। यहाँ पे बी नॉट का मान दिया है, बी नॉट बराबर क्या 510 नैनो टेस्ला, 510 नैनो टेस्ला आपको दिया। ठीक है ना। और कहता है कि तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है भाई, फिर से वही तो पूछ रहा है, फिर से बोलेंगे क्योंकि सी बराबर क्या होता है ई नॉट बाई बी नॉट। करना क्या है आपको, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, 510 गुणे 10 पे घाते -9 टेस्ला। आप वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दो ताकि मैं जानूं कि मेरा पढ़ाया बच्चा पढ़ रहा है और हमारा भी जो स्ट्रगल है ना वो सार्थक हो सके आपके प्रति। ठीक है ना। तो ये हो गया सवाल नंबर 2 आपका, इसको आप करिएगा बैठ करके। तीसरा बोलता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के मित्रों संचरण की आपको 3 विधियां लिखनी है, मैं आपको बोल दे रहा हूं, लिख लो। यहां पे पहला विधि ये बनेगा भू तरंगों के द्वारा, दूसरा बन जाएगा आकाश तरंगों के द्वारा और तीसरा बन जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा संचरण। भू तरंगों के द्वारा, आकाश तरंगों के द्वारा और अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा क्या बन जाएगा वो संचरण बन जाएगा। अब इनको नोट कर लो। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 क्या बोलता है, देखो माइक्रोवेव का परिसर, माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत। सवाल नंबर 4 देखो, ये आपको स्पेक्ट्रम पूरा याद करना पड़ेगा और मैं कोई स्पेक्ट्रम नहीं याद है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगाया है लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यू दिया ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो लगाने वाले ने गलती कर दी, तो हम क्या करें यार, कोई बात नहीं है। माइक्रोवेव का जो तरंगदैर्घ्य परिसर मित्रों होता है, आप नोट कर लीजिए, 1 मीटर से 1 mm होता है। इसका जो मतलब होता है परिसर 1 मीटर से कितना होता है बोलो 1 mm तक इनका परिसर होता है। और कहां से निकलता है, ये निकलता है मैग्नेट्रॉन नामक निर्वातित नलिका में। मतलब इसका निकलता कहां से है, मैग्नेट्रॉन नामक आप इसको लिख लो, याद करना पड़ेगा भाई, निर्वातित नलिका से निकलता है। मतलब नलिका के दोलन से, यानी कि आगे लिखना पड़ेगा दोलित्र धारा प्रवाहित से। यहाँ पे बोल देता हूं दोलन माने क्या, दोलित्र धारा के प्रवाह से, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह से। दोलित्र बोलो चाहे बोलो प्रत्यावर्ती मित्रों, तो इसको आप नोट कर लो। सवाल नंबर 5वां कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। अरे भाई तो क्या है, वो त्वरित आवेश है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्रोत है वो क्या है बोलो त्वरित आवेश होते हैं। सवाल नंबर 6वां क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार संचालन में प्रयोग होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो रडार संचालन में प्रयोग होने वाला मित्रों भाग है वो कौन सा जानते हो, वो है सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। हो क्या है बोलो, वो है सूक्ष्म तरंगे। अरे कहने से मालूम चल जाता है ना यार, सूक्ष्म तरंगे या फिर क्या बोलेंगे लघु रेडियो तरंगे हैं। और एक बात और बता दूं आपको ना, मैं आपको यहाँ पे अपने जो भी हमारे कैमरामैन साहब मैं बोलूंगा यहाँ पे जो वैल्यू वाला है ना स्पेक्ट्रम उसको लगाएंगे वैल्यू, ताकि आपको दिख जाए। और रेडियो तरंगों का जो कोटि होता है, जिनका परिसर होता है 10 पे घात -3 मीटर से 10 पे घात -3 मीटर से 10 पे घात -1 मीटर तक होता है मित्रों। आप इनको याद कर लो बढ़िया से। सवाल नंबर 6 भी हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7वें के ऊपर। 7वां बोलता है, और हाँ मैं बोल देता हूं आपसे ना कि आप जो ऊपर स्पेक्ट्रम बना हुआ है उसको आप अध्ययन करते रहिएगा ताकि दिक्कत ना होने पाए। 7वां बोलता है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी व सबसे छोटी तरंगदैर्घ्यों का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी रेडियो है, छोटी गामा है। सबसे बड़ी क्या बोलो रेडियो है, छोटी क्या बोलो गामा है। बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली क्या बोलो रेडियो है और छोटी वाली क्या बोलो गामा है ना जी, छोटी वाली गामा। और एक बात ध्यान दो, इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है लेकिन इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और इधर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोलो बढ़ेगी और लैम्डा क्या होगा बोलो, इधर लैम्डा घटेगा।
सवाल नंबर 8वां कहता है 10⁻² मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। इसका नाम है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। इसका नाम क्या बोलो, आप लिख सकते हो माइक्रो तरंगे। और सवाल नंबर 8वां हो गया। 9वां है पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग को लिखिए। तो पराबैंगनी किरणों के दो उपयोग जानते हो क्या होते हैं? वस्तुओं के खाने के संरक्षण में, याद रखना, वस्तुओं के खाने के संरक्षण में और अदृश्य लिखाई में, मतलब छपाई में कर सकते हो। यानी कि कोई आपको कोड भाषा लिखनी है, कोई देखने ना पाए, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अदृश्य लिखाई में, इसका प्रयोग करते हैं मित्रों। सवाल नंबर 9वां भी खत्म हो गया। अब सवाल नंबर हम चलते हैं लेके 10वां पे। जो मैंने बोला उसको आप मतलब कि आराम से लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 10वां कहता है एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। एक्स किरणों के दो गुण कौन कौन से भैया, चल आराम से लिखो। पहला गुण यह है, यह वैद्युत चुंबकीय तरंग है। और दूसरा गुण क्या जानते हो, इसके मतलब ये अदृश्य होती है। आराम जो आपको याद हो जाए, क्या लिखना है, यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है और यह क्या होती है, बोलो अदृश्य होती है। तो आपका गुण हो गया। और इसका प्रयोग कहां होता है? हीरों की जांच परख में। और एक लिखेंगे आप शल्य चिकित्सा में। क्या लिखे? हीरो की जांच परख में। और क्या लिखे? शल्य चिकित्सा में, मतलब हड्डी वड्डी वाले में। अगला है आपका सवाल मित्रों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। 11वां वाले में, यानी चुंबकीय ऊर्जा जो घनत्व यानी कि यू होती है मित्रों, ये होता है b²/2μ0। क्या हो जाएगा बोलो? b²/2μ0 ये होता है विद्युत अरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग में दो लोग होते हैं, एक होता है विद्युतीय क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र वाला ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा बन जाएगा। जो डेंसिटी उसकी होती है b²/2μ0 होती है। और सवाल नंबर 12वां है मित्रों ना, परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एवं चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधे गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में, भाई इलेक्ट्रॉन का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो वेक्टर ई क्रॉस क्या होगा बोलो? वेक्टर बी होगा। और ये आपका हो गया जवाब खत्म। अब यहाँ पे अगर लंबवत गमन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ई बी sin 90, और sin 90 का मान 1 होता है, तो ई इंटू बी बन जाएगा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। तो मित्रों आप देख सकते हो पूरा स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर हमने खत्म कर लिया, मजाक मजाक में, बहुत ही कम टाइम में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप पढ़ाई करते होंगे। तब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ऊर्जावान वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।